गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे क्रैश कोर्स में। चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑलरेडी हमने रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो पढ़ा कि कैसे रेक्टिलिनियर मोशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आज के सेशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। तो मोशन जो है, जैसे हमने देखा कि उसको हम जनरली तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मोशन इन 1D मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन, मोशन इन 2D एक प्लेन में मोशन, और एक जनरल मोशन जो 3D में मोशन होता है। तो जो कॉन्सेप्ट 2D में होते हैं रफली, वैसे ही हम 3D के लिए भी यूज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली हम जो मोशंस ज्यादातर देखते हैं या डिस्कस करते हैं वो मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D डिस्कस करते हैं। 2D में दो तरह के मोशंस होते हैं, एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक सर्कुलर मोशन। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा 2D मोशन को समझेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन को समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज किया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो देखो, अगर एक पार्टिकल जैसे स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वो 1D मोशन होता है। लेकिन एक पार्टिकल किसी प्लेन में, जैसे मान लो ग्राउंड के ऊपर ऐसे रैंडमली कहीं भी चल रहा है या दीवार के ऊपर चल रहा है, तो ऐसे मोशन को हम मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं मोशन इन 2D का। ठीक है। तो 2D मतलब एक प्लेन में जो मोशन होता है उसको मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन बोला जाता है। ठीक है। तो मोशन इन प्लेन का मतलब वो एक सरफेस पे पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चलने की बजाय किसी भी आड़े तिरछे पाथ पे चल रहा है, तो उसको हम मोशन इन प्लेन बोल सकते हैं, मोशन इन 2D बोल सकते हैं। अब किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट को जो ओरिजिन से जोड़ने वाला एक वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, जैसे ये P वाला पॉइंट है, इस P वाले पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से जोड़ें, ठीक है, तो ऐसे ये P वाले पॉइंट को हम ओरिजिन से जोड़ सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो अगर पार्टिकल का हमें कोऑर्डिनेट पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट है x, y कोऑर्डिनेट है y, तो पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटर्न एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पोजीशन वेक्टर को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं। अब इसी पोजीशन वेक्टर को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। जब हम 1D में बात करते हैं तो हम डायरेक्टली एक ही वेरिएबल सफिशिएंट होता है मोशन के लिए, जिसको हम x या सिर्फ y से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन की जरूरत है मोशन को एनालाइज करने के लिए। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव। तो वो क्या होगा? dx बाई डी टी इंटू आई कैप प्लस dy बाई डी टी इंटू जे कैप। dx बाई डी टी जो है ये वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हो जाएगी, तो vx इंटू आई कैप। dy बाई डी टी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, vy हो जाएगा इंटू जे कैप। अच्छा, अब ध्यान रखना है, कोई भी अगर कर्व्ड पाथ होता है तो जो वेलोसिटी है वो उस कर्व्ड पाथ में टेंजेंट के अलोंग होती है। उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लो जैसे ये ए बी एक कर्व्ड पाथ है, पार्टिकल इस कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग होगी। जैसे इस पी वाले पॉइंट पे देखें तो टेंजेंट ऐसी आ जाएगी। तो अगर पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट के अलोंग होगी। ऐसी कोई और पॉइंट देखें तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उस डायरेक्शन में होगी। कोई और भी पॉइंट हम देख सकते हैं, जैसे हमने अगर यहाँ पे कोई पॉइंट देखा तो इस पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग होगी। तो किसी भी कर्व्ड पाथ में वेलोसिटी कहाँ होती है? टेंजेंट के अलोंग। ये याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। फिर एक्सीलरेशन क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ये ऑलरेडी हमने डेफिनेशंस देखी, बस इसको 2D या 3D में एज इट इज हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बस इसमें हमें वेक्टर फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आई? vx आई कैप प्लस vy जे कैप। तो vx का डेरिवेटिव dvx बाई dt हो जाएगा आई कैप, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका डेरिवेटिव dvy बाई dt जे कैप। तो वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में, उसके डेरिवेटिव को हम x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन बोल सकते हैं ax इंटू आई कैप, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी के डेरिवेटिव को y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है
कि अगर एसिलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, एसिलरेशन मतलब एसिलरेशन वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो अगर एसिलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट होता है तो पार्टिकल के दो ही तरह के पाथ हो सकते हैं। कौन से दो तरह के पाथ हो सकते हैं? या तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए या इनिशियल वेलोसिटी एसिलरेशन के पैरेलल हो जाए। पैरेलल मतलब दोनों की लाइन सेम हो जाए, बोथ आर अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। जैसे हम देखें ग्रेविटी के कारण कि ग्रेविटी का एसिलेशन हमेशा कांस्टेंट होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में नीचे की तरफ। अगर एक पार्टिकल को हम रेस्ट से ड्रॉप करेंगे, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, नीचे चला जाएगा सीधे। अगर पार्टिकल को हम नीचे की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, ऐसे नीचे फेंका हमने, तो भी सीधे ही जाएगा, यानी वेलोसिटी एसिलरेशन के पैरेलल हो गई, तो भी पाथ स्ट्रेट लाइन। अगर पार्टिकल को हम ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग होगी एसिलरेशन के, मतलब दोनों पैरेलल हो गए, एक तरीके से एक लाइन के अलोंग आ गए, तो इसमें भी पार्टिकल ऊपर जाके सीधे नीचे आएगा, तो पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर एसिलरेशन कांस्टेंट होता है तो पार्टिकल का जो पाथ है या तो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कब होगा? या तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए या इनिशियल वेलोसिटी एसिलरेशन के पैरेलल हो जाए, और अदरवाइज पैराबोलिक। अगर ऐसा केस नहीं है, वेलोसिटी कुछ एंगल पे आ जाती है कि एसिलरेशन तो नीचे ही रहेगा हमेशा, मतलब कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी कुछ एंगल पे है इनिशियल वेलोसिटी, तो फिर पाथ कैसा हो जाता है? पैराबोलिक पाथ होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, यही प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि एसिलरेशन दे दिया, वेलोसिटी दे दी इनिशियल, और पाथ के बारे में पूछ लेते हैं। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है या एसिलरेशन के पैरेलल है और एसिलरेशन कांस्टेंट होना जरूरी है, ध्यान रखना है। और एसिलरेशन कांस्टेंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना जरूरी है। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें एसिलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। एसिलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? v²/r। तो हमको लगता है सर यहां भी तो एसिलरेशन कांस्टेंट है लेकिन पाथ स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक नहीं है, तो ध्यान रखना यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, उसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो अगर डायरेक्शन बदल रही है तो ये कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा सकते। ये कॉन्सेप्ट तब है जब एसिलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हैं और इनिशियल वेलोसिटी या तो 0 है या पैरेलल है, तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, अदरवाइज पाथ पैराबोलिक होगा। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जैसे अब कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड 2D से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करेंगे। तो दे रखा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज इनिशियली r1 वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप -2j कैप एंड देन लेटर इज r1 वेक्टर इज इक्वल टू, इनफैक्ट ये r2 होना चाहिए, चलो r1 बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, इसको r2 लिख देते हैं। तो r2 वेक्टर इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 10j कैप। तो ये इनिशियल वेक्टर था, ये फाइनल वेक्टर हो गया। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो हमने क्या देखा है? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं, मैं बता देता हूं यहां पे। तो जैसे हमने 1 डायमेंशन में देखा था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उसमें हम एक कोऑर्डिनेट की बात करते थे, यहां पे वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर के हिसाब से बोल देंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वुड बी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पार्टिकल का। तो सबट्रैक्ट कैसे करोगे? तो आई वाली जो टर्म है, मतलब एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट माइनस होगा, तो 8 माइनस ऑफ -2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 + 2, तो आई कैप आ जाएगा। एंड प्लस 10 में से -2 वाली टर्म माइनस करोगे तो 10 + 2, ये जे कैप वाली टर्म आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू 10i कैप प्लस 12j कैप, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। और ऐसी अगर 3 डायमेंशन में दिया होता k कैप वाली टर्म होती तो उसको भी सब्ट्रैक्ट करके हम आंसर निकाल सकते थे, समझ आ रहा है। तो हमें फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है, तो वो पोजीशन अगर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में है तो वेक्टर फॉर्म में माइनस करना पड़ेगा। तो हियर रिजल्ट विल बी 10i कैप प्लस 12j कैप, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल thrown in xy plane from origin are x is equal to 8t and y is equal to 6t
6t minus 10t square. Then the angle of projectile is, मतलब अगर उसकी पोजीशन दे रखी है और ये दे रखा है तो एंगल क्या होगा प्रोजेक्टाइल का. प्रोजेक्टाइल मतलब एक तरीके से पार्टिकल का एंगल और इनिशियल एंगल पूछा है बेसिकली. तो इसमें क्या करोगे, एक्स डायरेक्शन का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है इसका डेरिवेटिव एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी दे देगा, वाई डायरेक्शन का डेरिवेटिव वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी दे देगा, और टाइम को 0 रखेंगे तो वो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी. और एंगल क्या होता है किसी भी वेक्टर का, अगर हमें एक्स और वाई कंपोनेंट पता है, जैसे वेलोसिटी की ही बात करें कि अगर हमें वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पता है किसी इंस्टेंट पे, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी हमें पता है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे आएगी. और इसका एंगल अगर हम हॉरिजॉन्टल से बात करें तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स से टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाली साइड, कौन सी साइड, ये जो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वाई एक्सिस के अलोंग कौन सी वेलोसिटी है, वी वाई, और बेस के अलोंग कौन सी साइड है, एक्स एक्सिस वाली, तो वी एक्स. ऐसे करके हम एंगल बता सकते हैं. चलो तो एक बार देख लो इसको. तो वी एक्स जो है, वी एक्स, और देखो एंगल कभी भी किससे निकलता है, वेलोसिटी से ही निकलता है, क्योंकि वेलोसिटी हमें क्या देती है, टेंजेंट की डायरेक्शन देती है किसी भी पाथ पे. तो वी एक्स इज डी एक्स बाई डी टी. हमें x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव हमें x डायरेक्शन की वेलोसिटी दे देगा. तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी. फिर वी वाई इज डी वाई बाई डी टी. ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज 6 माइनस 20t. अब देखो हमें एंगल बताना है तो हमें कुछ नहीं पूछा, तो मतलब हमें इनिशियल बताना है एट t इज इक्वल टू 0. तो एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम पे वी एक्स तो कांस्टेंट है जो कि 8 रहेगा, और वी वाई टी को 0 रखेंगे तो वी वाई किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया. अब अगर हमें किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स पता है कि ये कंपोनेंट वी एक्स है, ये वी वाई है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, तो वो क्या होता है, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट. तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगा दें कि जो एंगल आएगा हॉरिजॉन्टल से या एक्स एक्सिस से टेन थीटा, वो किसके बराबर आ जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स के बराबर आ जाएगा. तो वी वाई इज 6, वी एक्स इज 8, तो दिस इज इक्वल टू 3/4. तो थीटा इज इक्वल टू, अब टेन थीटा 3/4 है तो थीटा को हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ऑफ 3/4. दिस विल बी दी करेक्ट आंसर. तो ए वाला आंसर आएगा. ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कैसे, अगर हमें अलग अलग पोजीशन दी है एक प्लेन में, एक्स पोजीशन, वाई डायरेक्शन की पोजीशन, तो कैसे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं. इसमें कोई एक्सीलरेशन अगर पूछ लेता तो इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट कर देते. तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या हो जाता, 0, क्योंकि वी एक्स कॉन्स्टेंट आ गया, और वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या आ जाता, -20. तो ऐसे एक्सीलरेशन बताया जा सकता था वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके. ठीक है, तो ये समझ आया सबको. अब आगे बढ़ते हैं. चलो अब एक ये क्वेश्चन है, इसको देखिए और इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है. चलो तो मैं बता देता हूं, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन किस लिए होता है कि पहली बात ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी है, जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है. अब सबसे पहली बात तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है. तो एक तो वेक्टर क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, एवरेज एक्सीलरेशन. तो ए एवरेज इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. ये एवरेज एक्सीलरेशन होता है. अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है. कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो नहीं करना. तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डेल्टा टी हो जाएगा. ठीक है, तो स्पीड 5 थी और बाद में भी 5 रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई. तो इसको थोड़ा समझें हम. तो जैसे हम अगर पेपर में बात करते हैं तो इसको हम ईस्ट डायरेक्शन मानते हैं, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं.
अब कहां जा रहा था पार्टिकल? पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा पीछे बनाता हूं। तो पहले पार्टिकल ईस्ट की तरफ जा रहा था। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विच इज 5। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड द डायरेक्शन चेंजेस टूवर्ड्स नॉर्थ। अब इसके बाद वो नॉर्थ की तरफ जाने लगा, तो मतलब दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड वही रहा 5, लेकिन डायरेक्शन कहां हो गई? नॉर्थ की तरफ हो गई। अब हमें क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर का एडिशन। तो इसको थोड़ा सा समझे हम। एक काम करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूं जिससे थोड़ा क्लैरिटी आए। चलो, तो ये हमारे पास फाइनल वेक्टर, तो फाइनल को तो कुछ नहीं हुआ, एज इट इज रहेगा फाइनल वेक्टर। अब इनिशियल वेक्टर कहां की तरफ है? इनिशियल वेक्टर इज टुवर्ड्स ईस्ट, तो माइनस ऑफ वी इनिशियल। तो एक वेक्टर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो माइनस वी इनिशियल किस डायरेक्शन में आएगा? तो माइनस वी इनिशियल इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो माइनस वी इनिशियल वेस्ट की तरफ आएगा। अब देखो, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब यही होता है कि हमें नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना है। वी फाइनल में हमें माइनस वी इनिशियल को ऐड करना है। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है। डेल्टा टी हमें दे ही रखा है 10 सेकंड है, उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 10। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि अगर हमने दोनों वेक्टर्स की टेल को जोड़ दिया और अगर 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट कहां आ जाएगा उनके? ऐसे अगर बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के तो एंगल बाइसेक्टर पे बीच में आ जाएगा, या पैरेललोग्राम बना के भी हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी मैग्नीट्यूड 5 है, ये भी 5 है, और दोनों बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट यहां आ जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी। कितने एंगल पे आ जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे आ जाएगा। और 5 और 5 90 डिग्री पे, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? रूट मतलब ए और ए है तो रूट ए हो जाता है, सॉरी ए रूट 2 हो जाता है, मतलब अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 रूट 2 बाय 10। तो मैग्नीट्यूड तो 1 बाय रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और डायरेक्शन अब देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे, और बिल्कुल बीचों बीच है, तो इसको क्या बोला जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शन में ही गड़बड़ कर देते हैं, तो ये एक सीखने वाली चीज है कि अगर हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखना है। हम या तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को ही माइनस कर देते हैं, तो 5 माइनस 5 माइनस करके 0 आंसर निकाल देते हैं, वो गलत हो जाता है। या कई बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को सीधे ऐड कर देते हैं कि वी फाइनल इधर है, वी इनिशियल इधर है, तो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बता देते हैं। नहीं, तो हमें दोनों को ऐड नहीं करना है, हमें क्या करना है? फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है। एवरेज एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बताना है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है, और किसको? वेक्टर को। और एक वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। तो जैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो कि नॉर्थ की तरफ है, उसमें जो v इनिशियल ईस्ट की तरफ था उसके माइनस को ऐड करना है। तो v इनिशियल को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 5 रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन कहां आ जाएगी? वेस्ट की तरफ। तो माइनस v इनिशियल वेस्ट की तरफ आ गया। अब ये दोनों वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, अगर दो वेक्टर ऐसे 90 डिग्री पे होते हैं ए बी, तो उनका जो रिजल्टेंट है, अब किसी को रूट 2 कैसे आया वो भी मैं एक बार बता देता हूं। वैसे रिजल्टेंट का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर वेक्टर का नहीं पता तो एक बार उसको देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, और 90 डिग्री के लिए ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो कॉस थीटा इज 0, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और अगर रिजल्टेंट ये है और दोनों बराबर हो गए, इफ ए इज इक्वल टू बी,
तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि √2 है। जैसे ये 5 और 5 90 डिग्री पर हैं तो इनका रिजल्टेंट 5√2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड 5√2, टाइम इंटरवल गिवन है 10 सेकेंड और डायरेक्शन हम देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी। चलो एक और सवाल पूछा है कि v इनिशियल को नेगेटिव से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, हम डेफिनेशन से ही चीजें सॉल्व करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वो डेफिनेशन है, इसलिए हमें माइनस यहां पे लगाना पड़ेगा और माइनस लगाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक ये क्वेश्चन करो। चलिए गुड, अब मैं बता देता हूं एक बार। तो देखो क्या दे रखा है, पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है, उसका z कोऑर्डिनेट दे रखा है, x और y पे डिपेंड कर रहा है, और dx बाय dt जो कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या होता है, dx बाय dt, वो दे रखा है c के बराबर है। फिर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो है ये होता है dy बाय dt, ये भी c मतलब एक कांस्टेंट के बराबर है, a और b भी कांस्टेंट है। तो अगर हम एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये होगा dvx बाय dt। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ऐसी y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन dvy बाय dt। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी x और y का एक्सीलरेशन तो 0 हो गया। तो अब किसमें एक्सीलरेशन आ सकता है, सिर्फ z डायरेक्शन में। तो हमें z दे रखा है ax³ प्लस by² के बराबर x दे रखा है। ठीक है, तो अब यहां से हम पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालें तो हमें मिलेगा y डायरेक्शन की z डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो z डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, dz बाय dt। अब देखो यहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन है तो ये x और y का फंक्शन, तो यहां पे चेन रूल लगता है। तो ये आएगा 3ax², x³ का डेरिवेटिव 3x² इंटू हमें dx बाय dt लिखना पड़ेगा, प्लस 2by y² का डेरिवेटिव इंटू dy बाय dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब dx बाय dt किसके बराबर दे रखा है, हमें c के बराबर दे रखा है, तो सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 3ac इंटू x², और dy बाय dt भी c के बराबर दे रखा है, तो 2bc इंटू y, ये आ जाएगा। अब एक्सीलरेशन इन z डायरेक्शन इज d बाय dt ऑफ वेलोसिटी ऑफ z डायरेक्शन। तो यहां पे आप x² का डेरिवेटिव लेंगे तो x² का डेरिवेटिव 2x इंटू dx बाय dt आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6acx इंटू dx बाय dt, और इधर देखेंगे तो 2bc इंटू dy बाय dt, y का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, और dx बाय dt c है और dy बाय dt भी c है, तो ये आ जाएगा 6ac² प्लस 2bc², और ये पूरा एक्सीलरेशन z डायरेक्शन का है, तो नेट एक्सीलरेशन जो है az इंटू k कैप होता है, ये आ जाएगा। x और y का एक्सीलरेशन 0, दिस इज द एक्सीलरेशन इन z डायरेक्शन। तो ऐसे कई बार सवाल होते हैं जो प्रोजेक्टाइल के भी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन ये सवाल भी आ जाते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन मोशन इन अ प्लेन, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। 2 डायमेंशनल या एक प्लेन का मोशन होता है जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हम जैसे अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल पर फेंकते हैं, u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पर फेंका, तो वो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण वो सीधे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ऐसे लौट कर वापस जमीन पर आकर टकरा जाता है और एक ऐसा कर्व्ड पाथ फॉलो करता है। इसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। अब क्या होता है, कोई भी मोशन है या वेक्टर इक्वेशंस हैं, तो वेक्टर इक्वेशंस को हम इंडिपेंडेंटली
म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक्स और वाई डायरेक्शन में हम वेक्टर इक्वेशंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर का मतलब यही होता है कि हम एक्स वाले मोशन को सेपरेट कर सकते हैं, वाई वाले मोशन को सेपरेट। तो यहां भी हम मोशन को स्टडी करने के लिए दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, एक एक्स डायरेक्शन का मोशन, एक वाई डायरेक्शन का मोशन। तो जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जिससे हमने फेंका यू, उसका कंपोनेंट क्या आ जाता है, यू कॉस थीटा। एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई वेक्टर है उसका जिस लाइन से एंगल थीटा है उस लाइन के अलोंग कॉस थीटा कंपोनेंट आ जाता है और उसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा। अच्छा ध्यान रखना है, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो ये यू कॉस थीटा आ रहा है। अगर वर्टिकल से एंगल थीटा दे देंगे तो फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा इधर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, कॉस थीटा वर्टिकल में। थोड़ा समझ के याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने को भी दे दिए जाते हैं। तो हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका, तो पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, u sin थीटा। अब मोशन को हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन जिसमें वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0। और दूसरा मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल में कितनी वेलोसिटी है इनिशियल, u sin थीटा, और वर्टिकल में तो ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है नीचे की तरफ। तो अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। तो हमने मोशन को दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी u cos थीटा, एक y डायरेक्शन का मोशन जिसमें इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है और एक्सीलरेशन -g के बराबर है। तो y में पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो यही मोशन हमें मिल जाएगा। तो देखो y में तो क्या हो रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, और x में आगे बढ़ रहा है। तो ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, उनको भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ux विच इज u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल की इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा हो गई। वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी uy क्या हो गई, u sin थीटा। एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में या x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0, क्योंकि एक्सीलरेशन फोर्स के कारण होता है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल में, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन 0। वर्टिकल में ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन होगा g डाउनवर्ड्स, तो हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना इसलिए एक्सीलरेशन -g कहलाएगा। फिर किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी, अब देखो हॉरिजॉन्टल में तो एक्सीलरेशन 0 है, तो एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो किसी भी टाइम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा ही होगी। और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी किसी टाइम t पर क्या हो जाएगी, u sin थीटा -gt। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने वही इक्वेशन लगा दी, v = u + at। कौन सी डायरेक्शन में लगा दी, y डायरेक्शन में ये इक्वेशन हमने लगा दी। तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, और एक्सीलरेशन -g। फिर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, u cos थीटा t। और ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, और y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा देंगे, s = ut + ½ at² होता है। इस इक्वेशन को y डायरेक्शन में लगा देंगे, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u sin थीटा, और एक्सीलरेशन कितना हो गया, -g। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे क्या होगा, u sin थीटा t -½ gt²। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए डिफरेंट चीजों के बारे में। इसी को आगे और समझते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी k एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन की या y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। चलो तो मैं बता देता हूं,
वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है इसमें भी तो थोड़ा समझिए, है ना। देखो क्वेश्चंस क्या है, तो हमने एक पार्टिकल को फेंका u वेलोसिटी से। हमें k के कंपोनेंट नहीं करने, ध्यान रखना, k तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, हम वेक्टर के कंपोनेंट कर सकते हैं। तो हमने 45 डिग्री से पर फेंका, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है k, वो तो हाफ mu² हो जाएगी। अगर हमने m मास के पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करें, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब वर्टिकल, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ये पार्टिकल और ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर किससे जा रहा है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी से, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब वहां पर और ऊपर नहीं जा सकता, तो हाईएस्ट पॉइंट पे vy 0 हो जाता है। और अभी हमने देखा कि जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, u cos 45 डिग्री, cos 45 इज 1/√2, ये u/√2 हो जाएगी। तो यहां पर जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो तो कांस्टेंट है, हमेशा u/√2 ही रहेगी। तो जो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी उसको मैं k डैश बोल दूं, तो k डैश वुड बी हाफ m, और जो मैक्सिमम हाइट पर नेट वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, तो vy तो 0 है, vx यही नेट वेलोसिटी हो गई, तो u/√2 का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो हाफ m इंटू u²/2, तो हाफ mu² इज इक्वल टू k, तो ये k/2 आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब इस टर्म को हम k बोल सकते हैं। तो रिजल्ट आंसर वुड बी k/2, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। और इसमें भी थोड़ा सा हम एक पुरानी चीज भी समझ लें कि जो हम बात कर रहे थे कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। तो जैसे पार्टिकल किसी भी ऐसे पाथ पे जा रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाता है, u cos थीटा, जो कि हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। कई क्वेश्चन में ये हमें हेल्प करता है समझने में, सोचने में, और इनफैक्ट कई बार क्वेश्चन इसी से हो जाता है। y डायरेक्शन की वेलोसिटी किसी भी टाइम पर क्या हो जाती है, u sin थीटा माइनस gt, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमें नेट वेलोसिटी देगा। और नेट वेलोसिटी कहां होती है, टेंजेंट के अलोंग, डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग आएगी। और वही अगर ये वेलोसिटी ऐसे आ रही है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन का कंपोनेंट अपॉन x डायरेक्शन का कंपोनेंट, तो vy अपॉन vx। और मैग्नीट्यूड अगर बात करें, मतलब स्पीड की बात करें, तो स्पीड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब vx² प्लस vy²। फिर जो हमने x और y निकाला, उस x और y का मतलब क्या है कि किसी भी टाइम पर अगर पार्टिकल यहां है, तो y एक्सिस से जो उसकी दूरी होगी किसी भी टाइम पे, वो उसका x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है, और x एक्सिस से जो दूरी होगी वो उसके y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये x और y का मतलब होता है। अब इसमें हम कुछ और चीजों की बात करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या होता है। तो देखते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेसिकली पार्टिकल वापस से ग्राउंड पर कब आ जाएगा, या कितनी देर हवा में रहा पार्टिकल, उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल वापस जमीन पर आ गया, जमीन पर आ गया यानी उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। तो हमने जो y की इक्वेशन लिखी थी उसमें y को 0 कर दिया और t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट सब्स्टिट्यूट कर दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आ गया u sin थीटा t माइनस हाफ gt²। इसको 0 से इक्वेट किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है 2u sin थीटा बाय g। अब ये हमें याद भी रखने हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है, कि टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, 2u sin थीटा बाय g। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है कि जमीन पर टकराने से पहले उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं, क्योंकि जमीन पर टकराने तक का टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया। तो रेंज किसके बराबर आ जाती है, ux इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन इंटू टी, ये तो कांस्टेंट ही रहती है ux। तो ux इज u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g, तो ये आ जाता है u² sin 2 थीटा बाय g।
ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई जीरो हो जाता है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो यही बोल रहे हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट पार्टिकल मूव्स हॉरिजॉन्टली एंड हेंस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। वैसे भी बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट कैसी आएगी, हॉरिजॉन्टल, और किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी तो वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। किसमें लगा सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल वेलोसिटी हमने जीरो कर दी फाइनल। इनिशियली कितनी है वर्टिकल वेलोसिटी, यू साइन थीटा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए की जगह माइनस जी रख दिया, एस की जगह एच, तो एच ये आ जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, बाकी इनको एक और फॉर्म में याद रखना है, आगे भी लिखा होगा, फिर भी मैं यहां भी बता देता हूं। तो देखो u साइन थीटा क्या है, u y के बराबर है, मतलब दिस इज u y, और u cos थीटा क्या है, u x। कई बार क्या होता है हमें वेलोसिटी वगैरह वेक्टर फॉर्म में ही दे दी, तो हम इसमें सॉल्व करने की बजाय कंपोनेंट फॉर्म में ही डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो u साइन थीटा इज u y, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम डायरेक्टली 2u y बाय g ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी ये हमको काफी हेल्प करता है, 2u y बाय g। ऐसी रेंज देखें अगर यहां से, ये तो याद रखनी है फॉर्मूले, u cos थीटा क्या होता है ux, u sin थीटा क्या होता है uy। तो रेंज को जरूरत पड़ने पे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, 2ux uy बाय g। और मैक्सिमम हाइट देखो u sin थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, तो u sin थीटा इज uy, तो uy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, कई बार हमें हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी कहां होती है, टेंजेंट के अलोंग। तो हमने वेक्टर फॉर्म में अगर उसको लिखेंगे वी वेक्टर, तो क्या हो गया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा आई कैप, और वी वाई क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ऐसा आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स वाली टर्म का स्क्वायर प्लस वाई वाली टर्म का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। और एंगल निकालेंगे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से, तो tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। अच्छा, एक और चीज, अगर ये एंगल अल्फा है और यहां पर वेलोसिटी को हमने v मान लिया, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे क्या होगा, v cos अल्फा, और क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है तो उसको u cos थीटा के बराबर होना पड़ेगा, तो v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा हो गया। तो यहां से भी हम v और u को रिलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड अल्फा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, हमें ध्यान रखनी है। चलो अब कुछ इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं। चलो देखो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यहां पर जो वेलोसिटी u है इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री। किसी टाइम पर जब वेलोसिटी है इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से हो गया 30 डिग्री। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या रहता है, कांस्टेंट, और ये u भी हमें 10 दे रखा है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर। तो v cos 30 डिग्री, ये इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई, और इनिशियल कितनी हो गई, u cos 60 डिग्री। तो इनको बराबर होना पड़ेगा। तो हमें कोई रटने की भी जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और हम उनको आपस में इक्वेट कर दें। अब cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। u कितना है 10, v हमें फाइंड करना है। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ये 2 से 2 कट गया, तो v इज इक्वल टू 10/√3। तो दिस इज द आंसर, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी होते हैं जो हमें याद रखने हैं। तो क्या होता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा जो है वो कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है, क्यों, तो ये आप समझ सकते हैं कि रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। अब देखो हम बात कर रहे हैं फॉर अ गिवन स्पीड, अगर u फिक्स है, g तो फिक्स है ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स रहता है। अगर u फिक्स है फॉर अ गिवन स्पीड, रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए।
साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। साइन की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम 1 हो सकती है, और वो कब होगी जब एंगल ये 2 थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो यानी थीटा कितना हो जाए 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, और मैक्सिमम रेंज किसके बराबर आएगी यू स्क्वायर बाय जी के बराबर आएगी। ठीक है, ठीक है। आगे ये एच मैक्स आर मैक्स बाय 2 होता है, इसको भी हम आगे समझते हैं। ठीक है, या एच मैक्स भी मैं बता देता हूं, शायद आगे किया होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं। एच जो है हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट। ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर एनी गिवन एंगल। अब इसमें किस एंगल पे हाइट मैक्सिमम होगी, तो फॉर एच मैक्स मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 आएगी। तो जब मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा को 90 डिग्री होना पड़ेगा, थीटा को 90 डिग्री सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो हाइट की मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी यू स्क्वायर बाय 2g। तो देखोगे ये आई थी यू स्क्वायर बाय जी आई थी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, हाइट की है। अच्छा ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग एंगल के लिए, सेम एंगल के लिए नहीं, ध्यान रखना है। मतलब कई बार ऐसा सवाल आता है कि एक पर्सन अगर किसी बॉल को मैक्सिमम 100 मीटर दूरी तक फेंक सकता है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक फेंक पाएगा, तो उसका आंसर 50 हो जाएगा। क्यों, मैक्सिमम दूरी तक फेंकने के लिए कितने एंगल पर फेंकना पड़ेगा 45 डिग्री पर, और मैक्सिमम हाइट पर फेंकने के लिए 90 डिग्री पर, और रेंज मैक्सिमम कितनी आती है यू स्क्वायर बाय 2, मैक्सिमम हाइट कितनी आती है यू स्क्वायर बाय 2, मतलब यू स्क्वायर बाय जी आती है रेंज मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम आती है यू स्क्वायर बाय 2g। समझ आ रहा है, तो जो हाइट मैक्सिमम है इट इज आर मैक्स बाय 2 के बराबर हो जाता है, तो इसको भी याद रखा जा सकता है। फिर वी गेट द सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा, बट इन बोथ केसेस मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड बाय द पार्टिकल्स आर डिफरेंट। देखो अब क्या है कि जो साइन में एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा जो है साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं किसी एंगल यहां पे अल्फा रखूं तो ये साइन 2 अल्फा आएगा। अगर अल्फा की जगह मैं 90 माइनस अल्फा रखूं तो वो साइन 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं 90 माइनस अल्फा रखा तो दिस इज साइन 180 माइनस 2 अल्फा, एंड साइन 180 माइनस 2 अल्फा विल ऑल्सो बी इक्वल टू साइन 2 अल्फा। तो सेम रेंज के लिए दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन मिलते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, एक अल्फा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा, लेकिन दोनों के लिए हाइट अलग अलग आएगी। ठीक है, जैसे हमने मान लो 30 डिग्री पर फेंका तो रेंज सेम आ गई, फिर ऐसे हम अगर 60 डिग्री पर फेंकेंगे तो भी रेंज सेम आएगी, लेकिन जो एंगल ज्यादा होगा उस पर हाइट क्या आएगी ज्यादा। और जो 45 डिग्री एंगल है 45 देखोगे इसमें 90 माइनस 45 भी 45 ही होता है, तो 45 के लिए एक सिंगल वैल्यू आएगी रेंज की, उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अलग से 45 ही आ जाएगा, और वो मैक्सिमम रेंज होती है। ठीक है, तो फॉर सेम रेंज दो एंगल्स मिलते हैं, एक अल्फा दूसरा 90 माइनस अल्फा। फिर अगर हमें सेम प्रोजेक्टाइल की हाइट और रेंज को सेम करना है, ठीक है, मतलब अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और हम चाहते हैं कि उसकी जो रेंज है और जो उसकी हाइट है ये आपस में बराबर आ जाए, तो कितने एंगल पर हमें फेंकना पड़ेगा। तो अगर हमें रेंज और हाइट को बराबर करना है, यानी कि रेंज मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी को हाइट के इक्वेट करना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो इसको सॉल्व करेंगे तो याद रहेगा tan थीटा इज इक्वल टू 4। इसको भी याद रख सकते हैं, कई बार ये भी डायरेक्टली यूज हो जाता है, काम आ जाता है कि एक प्रोजेक्टाइल की रेंज और हाइट बराबर होंगे जब tan थीटा 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, रेंज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, ये अभी हमने देखा भी था 2ux uy बाय जी। सिमिलरली टाइम और हाइट को भी जैसे हमने देखा था वो लिख सकते हैं, दोबारा मैं लिख देता हूं कि टाइम को हम क्या लिख सकते हैं 2uy बाय जी, और हाइट को क्या लिख सकते हैं uy स्क्वायर बाय 2g। तो ये भी फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अब ये एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि क्या होता है, जैसे इधर ही बता देता हूं मैं, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सिमेट्री होती है। सिमेट्री होने का क्या मतलब है
कि जैसे मैंने एक पार्टिकल को फेंका किसी एंगल पे कुछ वेलोसिटी से, ठीक है, तो सिमेट्री होती है। सिमेट्री इन द सेंस मतलब सेम हाइट पर अगर हम देखें तो अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी भी स्पीड क्या होगी v। यहां से यहां जाने में अगर t1 टाइम लगा है तो यहां से यहां आने में भी t1 टाइम लगेगा। जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है। यहां से यहां जाने में t2 टाइम लगा है तो यहां से यहां आने में भी t2 टाइम लगेगा। तो ऐसे कुछ चीजें सिमेट्रिक होती है मिडिल लाइन के अबाउट, ठीक है, तो उसका भी हमें यूज करना होता है कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो अब इसमें क्या दे रखा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। इट टेक्स टाइम t1 टू रीच अ पॉइंट b, बट इट still continues to move up. If it takes further time t2 to reach the ground from point b, then height of point b from the ground is। चलो तो इसको क्या करेंगे, इसको भी समझो एक बार कि हमने एक पार्टिकल को फेंका, वो ऐसे यहां से यहां गया, ठीक है, तो क्या करें, एक पॉइंट ए पॉइंट से फेंका, बी पॉइंट तक जाने में उसको t1 टाइम लगा, फिर बी पॉइंट से ग्राउंड तक जाने में उसको t2 टाइम लगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड क्या होगी, हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ग्राउंड। तो पहली बात तो ये जो t1 प्लस t2 है ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से यहां जाने में t1 टाइम लगा, यहां से आगे t2 टाइम लगा, मतलब a से b जाने में t1 टाइम लगा, b से ग्राउंड तक जाने में t2 टाइम लगा, तो यही टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, ठीक है, मैंने इसमें मिस कर दी, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स है, ठीक है, ये तो फिर और आसान क्वेश्चन हो जाएगा, गुड, ठीक है। तो चलो इसमें और थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, वैसे प्रोजेक्टाइल भी होता तो भी हम ऐसे कर सकते थे इसको, लेकिन ठीक है क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं। तो वर्टिकली अपवर्ड हमने इसको फेंका, तो ए से बी जाने में उसको t1 टाइम लगा और बी से ग्राउंड तक आने में उसको t2 टाइम लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज t1 प्लस t2। अब इसमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हमने देखा था 2u बाय g होता है, तो 2u बाय g इज इक्वल टू t1 प्लस t2 हो गया। तो यहां से हम u की वैल्यू बता सकते हैं, u हो जाएगा g बाय 2 इंटू t1 प्लस t2। अब हाइट ऑफ पॉइंट b फ्रॉम द ग्राउंड, तो b वाले पॉइंट की ग्राउंड से हाइट क्या होगी। अब b वाले पॉइंट की हाइट निकालने के लिए हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो b वाले पॉइंट की हाइट को मैं h मान लेता हूं। अब ये u हमें आ ही गया, तो u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, g बाय 2, ठीक है, इंटू t1 प्लस t2, ये तो u हो गया। और टाइम कितना लग रहा है a से b जाने में t1, तो वो t1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहां पे t की जगह t1 आ जाएगा। और एसिलरेशन हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो एसिलरेशन माइनस में आ जाएगा, तो माइनस g आ जाएगा, तो माइनस हाफ g t1 स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो g बाय 2 तो कॉमन आ जाएगा, यहां से t1 इंटू t1 इज t1 स्क्वायर, t1 इंटू t2 इज t1 t2, और माइनस यहां से t1 स्क्वायर आ जाएगा। ये t1 स्क्वायर से t1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो दिस इज g t1 t2 बाय 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, आया समझिए। और अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता, वर्टिकली नहीं फेंका होता, तब भी यही आंसर आता। क्यों, क्योंकि जो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट वाई डायरेक्शन का जो मोशन है वो प्योरली किस पे डिपेंड करता है, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स में। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ऐसी आ जाती, u की जगह u y आ जाता, तो भी आंसर यही आता। ये ध्यान रखने की बात है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में भी दिया होता ये क्वेश्चन तो सेम आंसर आता, बिकॉज फॉर मोशन ऑफ वाई डायरेक्शन देयर इज नो यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ x डायरेक्शन। जैसे हमने टाइम देखा, तो टाइम क्या होता है 2uy बाय g, ठीक है, और हाइट क्या होती है u y स्क्वायर बाय 2g।
तो y डायरेक्शन का मोशन इंडिपेंडेंट होता है x डायरेक्शन के कंपोनेंट से, इसलिए ये क्वेश्चन अगर प्रोजेक्टाइल में भी होगा तो इसको ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। एक पिछले क्वेश्चन में एक डाउट है, इसको मैं बता दूं। यहां पे मैंने T1 क्यों लिखा, एक्चुअली हमको B तक जाने का, हमको यहां पूछा है T1 क्यों लिखा मैंने, या यहां भी T1 क्यों लिखा, हमें पूछा है B की हाइट क्या होगी। अब मैं A से B तक का मोशन देख रहा हूं, तो A से B जाने में कितना टाइम लगा है T1। तो मैं जो इक्वेशन लगा रहा हूं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये A से B जाने के लिए लगा रहा हूं। तो A से B की हाइट हो गई h, और A से B जाने में कितना टाइम लगा T1, तो वो मैंने T1 टाइम यहां पर सब्सटीट्यूट कर दिया, और U की जगह मैंने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जो मैंने फाइंड की थी। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो। देखो इसमें क्या दे रखा है, पार्टिकल A इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो A पार्टिकल को हमने सीधे ऊपर फेंका, मान लो इसको u1 वेलोसिटी से फेंका, और B वाले को हमने 45 डिग्री पर फेंका, उसको u2 वेलोसिटी से फेंका सपोज। अब दोनों की हाइट सेम है, यानी कि HA इज इक्वल टू HB। तो HA किसके बराबर हो जाएगा, u1 स्क्वायर बाय 2g। जिसको सीधे फेंका उसकी हाइट ये होगी u1 स्क्वायर बाय 2g, जिसको एंगल पे फेंका उसको हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g ये होता है। तो 2g से 2g कट गया, तो ये आ जाएगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 40। ये काम करता हूं मैं, रूट ले लेता हूं यहीं पे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो u1 इज इक्वल टू u2 साइन 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि u1 इज इक्वल टू u2 बाय रूट 2 ये आ जाएगा। आया समझिए। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा है, तो Ka इज टू Kb। तो Ka क्या होगा, हाफ m u1 स्क्वायर, और Kb क्या हो जाएगा, हाफ m u2 स्क्वायर। अब हाफ कट गया, मास भी दोनों का सेम एक कट गया। यहां से देखेंगे u1 बाय u2 इज 1 बाय रूट 2 है, तो u1 बाय u2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 1 बाय 2। तो दिस विल बी द आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, जल्दी तो करने की कोशिश करनी है, लेकिन एक्यूरेसी इज द प्राइम थिंग, क्योंकि एक्यूरेसी लूज कर दी तो जल्दी करके भी कोई फायदा नहीं है, हम नेगेटिव मार्क्स करवा लेंगे। चलो उसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, पार्टिकल जो पाथ फॉलो करता है, जैसे इसने ये पैराबोलिक पाथ फॉलो किया, पार्टिकल को हमने फेंका, वो ऐसा पाथ फॉलो किया, तो ये जो पाथ की इक्वेशन है उसको ही क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेसिकली क्या होता है कि जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, उनमें ऐसा रिलेशन जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो। मतलब एक्स और वाई की जो हमें इक्वेशन पता है उसमें से टाइम को एलिमिनेट करना है हमें, तो जो एक्स और वाई में रिलेशन मिलेगा उसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो पार्टिकल जो पाथ फॉलो करता है उसी को ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज द रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स हियर एक्स एंड वाई ऑफ द पार्टिकल। तो जो इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट है किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो इनमें जो रिलेशन है उसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है, या इक्वेशन ऑफ पाथ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमने क्या देखा, एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ux इंटू टी, दैट इज u cos थीटा इंटू टी। वाई डायरेक्शन का क्या होता है कोऑर्डिनेट, uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जो हमने इक्वेशन देखी थी, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन में से हमें टाइम को एलिमिनेट करना है, तो मैं पहली इक्वेशन से t को x बाय u cos थीटा सब्सटीट्यूट कर दूं दूसरी इक्वेशन में, तो वही हमने किया, t को सब्सटीट्यूट किया फर्स्ट से 2 में, तो ये आ गई इक्वेशन, u sin थीटा, t की जगह रख दिया x बाय u cos थीटा, तो यहां भी रख दिया x बाय u cos थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y आ गया x tan थीटा
माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा। तो इस तरह से हम y और x में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और यही रिलेशन क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको भी याद रखना है, कई बार काम आ जाती है। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन की कुछ और भी फॉर्म्स होती हैं, मतलब इसी इक्वेशन को हम कुछ और फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये हो गया कि ये जो 1/cos² थीटा है यहां पर, इसको मैंने sec² थीटा बोल दिया, और sec² थीटा कैन बी रिटन एज 1 + tan² थीटा। तो y को हम ऐसे लिख सकते हैं x tan थीटा माइनस gx² इंटू 1 + tan² थीटा अपॉन 2u²। इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है कई बार tan थीटा निकालने में। जैसे हमको क्वेश्चन में दे देते हैं कि पार्टिकल को एक पॉइंट से फेंका u वेलोसिटी से, ठीक है, दे दिया कि एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से एक पॉइंट से फेंका और वो किसी एक दूसरे पॉइंट p से पास करता है, उसके कोऑर्डिनेट दे दिए। अब थीटा की वैल्यू बताओ। तो हो सकता है इसमें दो आंसर आ जाए, एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसा टाइप का पाथ भी हो सकता है। तो अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो एक आंसर मिस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशन में उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे पार्टिकल पास किया, तो उसका y और x सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेलोसिटी हमें पता है वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो उससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर ये इक्वेशन तो हमने देखी, ये y = x tan थीटा। इसको और क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम x tan थीटा कॉमन ले लें और इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो एक ये और इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाती है, y = x tan थीटा इंटू 1 - x/r। तो ये भी एक इक्वेशन है, कई बार हमें रेंज वगैरह निकालने में हेल्प करती है। ये सब इक्वेशंस हमें ध्यान रखनी है। तो ये वाली याद रखनी है मेनली, ये जो हमने डब्बे में बंद कर रखी है। ये दिमाग में रखना है कि जरूरत पड़े तो यहां से 1/cos² थीटा को sec² थीटा मानकर ऐसे लिख सकते हैं, 1 + tan² थीटा। और इस फॉर्म में भी याद रखनी है कि अगर कई बार रेंज पता है तो हम रेंज की टर्म्स में भी इसको इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ i कैप प्लस 2j कैप, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज। तो अब इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही पूछी है। तो क्या दे रखा है इसमें हमें, तो हमें एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी यानी ux दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 1। uy दे रखा है, uy किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। तो यहां से हम यही निकाल सकते हैं कि x जो है वो तो क्या होता है, ux इंटू टी के बराबर होता है। ठीक है, x = ux इंटू टी, तो x = क्या आ जाएगा, t ही आ जाएगा। uy, तो y = क्या हो जाएगा, uyt प्लस हाफ ay इंटू टी², ऐसे लिख सकते हैं। तो हम चाहे तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, बाई चांस अगर हमें याद नहीं है तो भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। uy कितना है, 2t, और वही एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा तो -5t² आ गया। अब इक्वेशन निकालिए तो t को सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, तो t किसके बराबर है, x के बराबर। तो y = इधर x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, t = x, 2x - 5x², तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इक्वेशन याद नहीं है तो भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं, और याद है तो भी इस क्वेश्चन को तो ऐसे करना ही ज्यादा फायदेमंद है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, फिर u निकालना पड़ता है इधर से। अगर हम इक्वेशन का यूज करते हैं तो हमें u निकालना पड़ता है। u कैसे निकलता है, √(ux² + uy²), फिर tan थीटा निकालना पड़ता है, tan थीटा आ जाता है uy/ux, दैट इज 2। ठीक है, अब tan थीटा आ गया तो इधर से फिर हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता उस इक्वेशन में, तो ये थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाता। तो बेटर यही है कि यहां पर हम डायरेक्टली उसको डिराइव कर लें इक्वेशन को। ठीक है, तो हमको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, 1, y डायरेक्शन की 2, और प्रोजेक्टाइल की ही बात कर रहे हैं तो ax क्या हो जाएगा, 0, और g को बोला हुआ है 10 लेना है तो ay क्या हो गया, -10। फिर हमने जैसे प्रोजेक्टाइल में चीजें लिखी थी वैसे ही लिख देंगे कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। y डायरेक्शन में
एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करेंगे, अब हमें टाइम को एलिमिनेट करना है तो t को यहां से इक्वेशन 1 से 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो सॉल्व करके ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसमें एक केस होता है प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट। तो अगर किसी हाइट से पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो भी वो सीधे सीधे तो जाएगा नहीं, ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा, तो उसका पाथ कुछ इस तरह का होगा। अब इसमें भी हम मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन, एक वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई u, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0। क्यों, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल फेंका और एक वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 0 डिग्री है, तो u cos 0 तो u के बराबर होगा, लेकिन u sin 0 0 हो जाएगा। तो वही, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है, x डायरेक्शन की u। अब x डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, g के बराबर हो गया। अब इसका हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ग्राउंड से टकराने का टाइम। तो वही ग्राउंड से टकराने का टाइम क्या करेंगे, तो y डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देंगे। तो y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, h। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और एक्सेलरेशन कितना है, g। अब मैं नीचे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लूं तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा √2h/g के बराबर। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर होगी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, u, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, √2h/g। तो ये रेंज आ जाएगी u √2h/g। ठीक है, और कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड से हिट करेगा ये अगर हमें बताना है तो कैसे करोगे, तो देखो ये टकराएगा जब ग्राउंड से टकराने वाला है, इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, vx इज इक्वल टू u। y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन y डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो uy तो 0 है और ay g के बराबर है और y h के बराबर। मैं नीचे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव y मान रहा हूं, ठीक है। तो vy कितना आ गया, √2gh। देखो y डायरेक्शन का मोशन वैसा ही हो रहा है जैसा हम एक पार्टिकल को ड्रॉप कर देते हैं h हाइट से, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, वर्टिकल में तो ड्रॉप ही किया है ना। तो वर्टिकल में टाइम देखोगे, वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो टाइम अगर एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं उसका भी √2h/g आता है, इसका भी √2h/g आ गया। ठीक है, रेंज क्या आती है, ये रेंज अलग चीज हो गई, वो तो यहां पे आएगी। स्पीड, अगर एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड पे कितनी स्पीड से टकराता है, √2gh। तो ये भी √2gh से टकराएगा y डायरेक्शन में। x में u है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो नेट स्पीड आ जाएगी। तो नेट स्पीड क्या होगी, √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ग्राउंड से टकराते वक्त नेट स्पीड क्या होगी, √u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है। चलो ये एक क्वेश्चन है, इसको करो। इसमें g को 9.8 लेना है हमको। देखो इसमें क्या होगा, क्या कह रहे हैं कि एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली। तो वैसे तो क्या होता है कि देखो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है, 360 मतलब अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में करें तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। 10 मीटर पर सेकंड होता है तो 100। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक चीज समझें हम, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से जब कोई पार्टिकल रिलीज होता है तो उस पार्टिकल के पास भी वही वेलोसिटी होती है ये मूविंग ऑब्जेक्ट के पास है। तो इससे अगर हमने एक बॉम्ब ड्रॉप किया तो बॉम्ब के पास भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन ड्रॉप किया तो उसकी ड्रॉप करने का मतलब सिर्फ वही वेलोसिटी होगी जो प्लेन के पास है। और कितनी हाइट से हमने ड्रॉप किया इसको, 490 मीटर हाइट से। तो इसका पाथ वैसा ही हो जाएगा कि एक हाइट से हमने
पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है। ठीक है, अब लेकिन जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तो इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, √2h/g। तो ये आ जाएगा √2, h इज 490 और g को 9.8 अगर हम ले लेते हैं तो 2 से 9.8 काटोगे तो 4.9 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड। हाँ, इस वेलोसिटी का यूज भी हो सकता था लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर ये पूछते कि जहां से हमने बॉम्ब को ड्रॉप किया उससे कितना आगे जाके ये बॉम्ब स्ट्राइक करेगा, मतलब उसकी रेंज पूछ लेते, तो वेलोसिटी का यूज होता। ठीक है, ये 10 सेकेंड है। तो रेंज अगर कोई पूछ लेता तो वो क्या हो जाती, इसकी जो वेलोसिटी है u, जिससे इसको ड्रॉप किया गया, तो u इंटू टी, दिस विल बी दी रेंज। तो कितना आ जाता है ये, 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। तो अगर ये पूछते कि वो बॉम्ब कितनी आगे जाके स्ट्राइक करेगा तो उसका आंसर आ जाता 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस प्लेन की वेलोसिटी का एज सच कोई यूज नहीं था सॉल्व करने के लिए। चलो ये एक क्वेश्चन करो, h इज द हाइट ऑफ द टेबल है ये। तो देखो अब ये भी क्वेश्चन को बस क्या है, घुमा फिरा के थोड़ा सा दे रखा है। तो क्या दे रखा है, एक टेबल है, टेबल की हाइट है h, और यहां से पार्टिकल को कुछ v वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट किया और ये कितनी दूर जाके गिर रहा है, एज से x दूर जाके गिर रहा है, तो x क्या हो गई, रेंज हो गई। तो रेंज किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, √2h/g। तो जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है तो इसको हम √2h/g को दूसरी तरफ ले जाएं तो x टाइम्स √g/2h। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो B इज द करेक्ट आंसर। चलो एक ये क्वेश्चन करो। देखो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि सेम रेंज के लिए दो एंगल होते हैं। तो क्या कह रहा है कि ये कैलकुलेट किया गया कि एक शेल को कुछ वेलोसिटी से फायर करेंगे तो वो टारगेट को हिट करेगा। देखो एक प्रैक्टिकल जैसा क्वेश्चन है कि मान लो यहां पे हमारे पास गन है तो यहां पे टारगेट है, तो हमने गन और टारगेट के बीच की दूरी मेजर कर ली, मतलब ये रेंज मेजर कर ली, और हमें पता है कि हम गन से कितनी वेलोसिटी से फायर कर सकते हैं। तो हमने रेंज के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर दी, रेंज सब्स्टिट्यूट कर दी, एंगल निकल गया। तो एंगल निकला 5π/36 कि अगर हम 5π/36 एंगल पे फायर करेंगे तो वो टारगेट को जाके हिट कर देगा। लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस मतलब कि वास्तविकता में जब हमने इसको फायर करने का सोचा तो हमने देखा कि एक हिल है जो जस्ट प्रिवेंट कर देती है ट्रेजेक्टरी को। जस्ट प्रिवेंट मतलब कि पार्टिकल जस्ट उससे टकरा जाता है। तो फिर हम क्या करें, तो भाई सेम रेंज के लिए दो एंगल होते हैं, तो दूसरे एंगल पे फेंकते हैं, और जब एंगल बढ़ा देंगे तो मैक्सिमम हाइट भी बढ़ जाती है, तो मैक्सिमम हाइट बढ़ जाएगी तो उस हिल से भी बच जाएंगे। तो अगर एक एंगल थीटा था तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और पाई की टर्म में 90 क्या होता है, π/2। तो अगर 5π/36 पे ये हिल प्रिवेंट कर रही थी टक्कर, मतलब टारगेट को हिट करने से, तो हम दूसरा एंगल ट्राई कर सकते हैं, π/2 माइनस 5π/36। तो 36 एलसीएम आ गया, तो यह आ जाएगा 18π माइनस 5π, दैट इज 13π/36। देख भी सकते हुए ज्यादा एंगल है, 36 डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों केस में, लेकिन 13π इज ग्रेटर देन 5π, तो एंगल बड़ा होता है तो हाइट बढ़ जाती है, यानी कि रेंज तो अभी भी सेम रहेगी लेकिन हाइट बढ़ गई तो वो जो प्रोजेक्टाइल है या शेल है वो टारगेट को हिट कर देगी, कोई समस्या उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करना सीखना है, क्योंकि फॉर्मूले थोड़े से ही रहते हैं, बस उसकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन हमको डेवलप करना है धीरे धीरे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये सेशन एंड करेंगे आज का। तो द लोकस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज अ,
एक प्रोजेक्टाइल के रिलेटिव दूसरे प्रोजेक्टाइल का लोकस, लोकस मतलब पाथ क्या होगा, कैसा पाथ दिखाई देगा एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे का। तो वनित का आंसर सही है, दीपक आपका गलत है, यश आपका भी सही है, कोमल आपका गलत है, छवि गोयल आपका सही है, अक्षत आपका गलत है, दीपक का गलत है, साहिल का सही है, प्रथम आपका भी गलत है। चलो इसको भी हम समझते हैं। क्या हो रहा है कि अगर दो प्रोजेक्टाइल हैं, मान लो ए बी, अलग अलग वेलोसिटी से हमने फेंका, अलग अलग एंगल पे फेंका, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जी डाउनवर्ड्स, इसका भी एक्सीलरेशन क्या होगा, जी डाउनवर्ड्स। तो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो अगर ए रिलेटिव जीरो होता है, अब ये समझने वाली बात है, इफ ए रिलेटिव इज जीरो, ठीक है, अगर एक्सीलरेशन सेम है तो ए रिलेटिव हमेशा जीरो होगा, देन वी रिलेटिव विल बी कांस्टेंट। क्यों, ए रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का डेरिवेटिव ही रिलेटिव एक्सीलरेशन होता है। तो अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब रिलेटिव का मतलब एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अगर जैसे मान लो एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में मतलब एक पार्टिकल रेस्ट पे है और दूसरा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन। तो ऐसे ही अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक पाथ होगा, लेकिन एक पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल कैसे पाथ के अलोंग जाता हुआ दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी और अच्छा क्वेश्चन है। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है।